हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए तो AS13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। AS13 आपका अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। बेसिकली ये जो आपका चैप्टर है उससे रिलेट करता है। मेनली आप जो है चैप्टर में पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत थियरी जो है उसे आपको पढ़ना है और क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। बेसिकली जो मेन बेस है वो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है चैप्टर, उसे आपको जो है कवर करना है। जो वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है ICM मटेरियल बेच का, जहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ इलस्ट्रेशन भी पढ़ाए गए हैं, आप वो देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि जो है वो चैप्टर प्लस इसके आगे पीछे के सारे चैप्टर जो है वो आप देख पाएँ। ठीक है जी, तो वो आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारे चैप्टर, सारे इलस्ट्रेशन मटेरियल बेच प्लेलिस्ट की लिंक एक बना रखी है, जो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे मेनली तो जो आप वो चैप्टर में पढ़ते हैं, यहाँ पे बेसिकली छोटी मोटी थियोरीज जो है वो आपको कवर करके चलनी होती है। यहाँ पे सबसे पहले देखें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो आपको ऑलरेडी पता है, फाउंडेशन लेवल से आप पढ़ के आ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो दो तरीके की होती है। दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। एक करंट इन्वेस्टमेंट, बेसिकली करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। करंट इन्वेस्टमेंट को हम सिंपली कहते हैं कि जो 12 मंथ से कम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करी गई है, उसे हम करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कि जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सीधी लैंग्वेज में बोला जाए तो 12 मंथ से जो ज़्यादा है, 12 मंथ से जो ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या समझ में आया। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है 12 मंथ से कम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है 12 मंथ से ज़्यादा। अब यहाँ पे इसके लिए कौन सी करंट है, कौन सी लॉन्ग टर्म है, इसके लिए इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आपको सिंपली जो बोल रहा हूँ वो समझना है। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है 12 मंथ से कम पीरियड के लिए अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसे करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और 12 मंथ से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करी गई है तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं जी। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि इन्वेस्टमेंट तो दो तरीके की है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट दो तरीके की है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब हमें यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पे हमें करना होता है कि मान लीजिए कंपनी है, तो कंपनी के पास तो काफ़ी सारी जो है करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो करंट इन्वेस्टमेंट को कौन सी अमाउंट पे जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना चाहिए, कौन सी अमाउंट पे जो है लॉन्ग टर्म को दिखाना चाहिए, ये सारी जो ट्रीटमेंट है बस बेसिकली AS जो आपका 13 है उसके बारे में डिस्कस करता है। मतलब कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसे कौन सी वैल्यू पे जो है हमें शो करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये सारे इन्वेस्टमेंट है, इसे कौन सी वैल्यू पे जो है हमें शो करना चाहिए, वो बेसिकली यहाँ पे आपको सिंपली पढ़ना है। अब यहाँ पे याद रखना कि मैं जब बात करता हूँ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की, मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि जितने में परचेस करा था वो हमारी कॉस्ट है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट जो है आपने 50,000 में परचेज़ करा था, ठीक है। 50,000 रुपीज़ में आपने एक इन्वेस्टमेंट परचेज़ करा था, जहाँ पे कुछ तरीके की फ़ीस आपको जो है पे करनी पड़ी थी। आपको कोई तरीके की फ़ी पे करनी पड़ी कि जिसकी अमाउंट जो है 1000 थी। तो अब मैं यहाँ पे पूछूँ कि आपका जो है इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 5,000 रुपीज़ हमारा इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है, बिल्कुल भी नहीं। 5,000 रुपीज़ आपका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट है वो 5,000 प्लस 1,000 है। याद रहे कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब कि एक्वाजिशन के लिए, इन्वेस्टमेंट जब आप परचेज कर रहे हो तब जो खर्चे लगते हैं, जैसे कि ब्रोकरेज हो गया, आपको इन्वेस्टमेंट परचेज करना था, इसके लिए कोई ब्रोकर से आपने बातचीत करके रखी थी और परचेज करते वक्त ब्रोकरेज पे किया, तो ब्रोकरेज है। मैंने जैसे कि यहाँ पे कहा कि कोई असेट परचेज करनी है तो फीस आपने जो है पे करी थी, ठीक है।
इसके बाद ड्यूटीज़ कोई पे करनी पड़ी थी कि असेट परचेज करना है, उसके लिए कुछ ड्यूटी पे करनी पड़ी, तो वो ड्यूटीज़, ये सारा पार्ट जो है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। तो सीधी सी बात यहाँ पे कहा जाए, यहाँ पे सीधी सी बात कही जाए तो यहाँ पे सुनिएगा कि आपका जो है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है कितना। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपका 50,000 रुपीज़ नहीं है, आपका 50,000 तो है ही है आपका कॉस्ट, प्लस जो आपके ड्यूटीज़ फीस वगैरह जो ब्रोकरेज है वो पे करना पड़ा, तो वो भी आप अपने कॉस्ट ऑफ आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ऐड करेंगे, और जो अमाउंट आया वही आपका जो है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। क्या मेरी बात समझ में आई? याद रहे, ये फीस जो है, ये ब्रोकरेज जो है, ये आपका इंटरेस्ट जो है, आपका ये फीस ड्यूटीज़ जो है, ये सारी चीज़ें जो है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करा गया है कि एक्वासिशन, मतलब कि इन्वेस्टमेंट जब आप एक्वायर करना चाहते हैं उस वक्त जो है आपकी फ़ीस, आपकी ड्यूटीज़, आपकी ब्रोकरेज वगैरह जो पे करे गए हैं वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट अगर आपने पढ़ा है मेरे साथ, मैंने ऑलरेडी आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करा है, वहाँ पे हम देखते थे कि ब्रोकरेज पे करी जाती थी, तो ब्रोकरेज को जो है हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में कंसीडर करते थे। अब परचेज होता था, सेल होता था, वहाँ पे जो है उसकी ट्रीटमेंट अलग होती थी, माइनस होता था, प्लस होता था, लेकिन कंसीडर करना पड़ता था, आपको पता हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको जो है इसी तरीके से है कि अगर आपका जो है यहाँ पे ब्रोकरेज पे की रहा है, फ़ी पे की रही है, और या फिर ड्यूटीज़ आपने पे करा है, तो यहाँ पे आपको उसे कंसीडर करना पड़ेगा। और बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट की बात कर रही है, तो ये आपके सारी चीज़ें कॉस्ट को इंक्रीज़ करती है, इसलिए हम कॉस्ट में उसे कहते हैं ऐड करना है। ठीक है, जबकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में तो परचेज सेल होता था, इसलिए ऐड माइनस होता था, लेकिन हम यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट की परचेज सेल की बात नहीं कर रहे, हम एक्वासिशन की बात कर रहे हैं। और एक्वासिशन की बात कर रहे हैं तो एक्वासिशन में जो है आपकी कॉस्ट को कौन कौन सी चीज़ें इंक्रीज़ कर रही, कॉस्ट को कौन कौन सी चीज़ें बढ़ा रही है, उसकी बात हमें यहाँ पे करनी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो आपका 50,000 का है, लेकिन फ़ीस आपको जो है पे करनी पड़ी 1,000, तो बेसिकली आपको जो है ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा है, तो आपको कॉस्ट को इंक्रीज़ करना है। और कोई आपसे पूछ ले कि आपको इन्वेस्टमेंट कितने में पड़ा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट है 50,000 प्लस 1,000, 51,000। क्लियर है? 51,000। ओके, ये आपका 51,000। क्लियर है? ये 4 एग्जाम्पल आपको जो है प्रोवाइड करा गया था। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप रिवीजन करते वक्त जो है आप इसे रीड कर पाए। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, आप जो है इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपको जो है यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके आप ये नोट डाउन कर सकते हैं जी। इसके बाद यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कई बार क्या होता है कि एक्वायर तो करी गई है या फिर पार्टली एक्वायर करी गई है, अभी तक आधी एक्वायर हो चुकी है, आधा अभी काम बाकी है, इस तरीके की होती है। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट एक्वायर करते हैं तो हम उसके बदले पेमेंट नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने जो एग्जांपल दिया था, यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने दिया था, ये एग्जांपल जो दिया था, ये एग्जांपल में मैंने कहा था कि 50,000 रुपीज़ में जो है परचेज़ कर ली, मतलब कि 50,000 पे कर दिया, इन्वेस्टमेंट हमारे हाथ में आ चुका जी। 1,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, मतलब कि बेसिकली बोलो तो 51,000 हमें पेमेंट करना पड़ा, और 51,000 पेमेंट करने पे इन्वेस्टमेंट मिल गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट हम परचेज़ करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो वहाँ पे जो है उसके बदले हम पेमेंट नहीं, इसके बदले हम इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड करते हैं या फिर अदर सिक्योरिटी मतलब कि आपके डिबेंचर्स, प्रेफरेंसेस वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ पे जो है कई बार तो पेमेंट की जगह शेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर अदर सिक्योरिटी, जो मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो है वैल्यू किस तरीके से आप डिसाइड करोगे। देखिए, यहाँ पे तो आपने सीधे सीधे वैल्यू बता दी क्या, कि 50,000 पे किया था, ओके, 1,000 पे किया था, ओके, दोनों का टोटल जो है आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इन्वेस्टमेंट है, आपको इन्वेस्टमेंट परचेज़ करना था। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपको जो है परचेज़ करना था, और उसके बदले जो है आपने शेयर्स इशू कर दिए। ठीक है, जिसके पास से आपको जो है इन्वेस्टमेंट लेना था, उनको आपने शेयर्स प्रोवाइड कर दिए, और आपने बदले में जो है इन्वेस्टमेंट ले लिया। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या मानी जाएगी इन्वेस्टमेंट की, वो हमें जानना है।
ठीक है, वो हमें जानना है। तो उसके लिए बड़ा ही सिंपल एएस ने बताया है। क्या बताया है? एएस ने कहा है कि फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी आपको लेना है। जो भी सिक्योरिटी यहाँ पे, जो भी सिक्योरिटी है जो आपको यहाँ पे दी गिवन है, उसके बदले में, इन्वेस्टमेंट के बदले में जो भी सिक्योरिटीज़ है, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, प्रेफरेंसेस है, तो यहाँ पे जो है उसकी फेयर वैल्यू लेनी है। उसकी फेयर वैल्यू लेनी है। वही आपका जो है एक्विजिशन कॉस्ट है। मतलब कि मैं ये कहूँ कि इन्वेस्टमेंट चाहे आपकी 50,000 रुपीज़ की है, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपने जो एक्सचेंज करा है वो शेयर की वैल्यू कितनी है, और वैल्यू में भी फेयर वैल्यू, ठीक है। उसकी फेयर वैल्यू मान लीजिए 60,000 रुपीज़ है, तो इस ट्रांजेक्शन का जो एक्वासिशन कॉस्ट है, मतलब कि इस इन्वेस्टमेंट के लिए एक्वासिशन कॉस्ट है, वो आपका जो है 60,000 है। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये इन्वेस्टमेंट आपका 60,000 रुपीज़ का है, सेकेंड एग्जांपल, ये 60,000 रुपीज़ का है, शेयर्स जो है आपके 70,000 रुपीज़ के फेयर वैल्यू है, ठीक है। और आपने जो है इसे एक्सचेंज करके अगर लिया है, तो सीधी सी बात समझिए कि जो एक्सचेंज करी गई है असेट आपकी, जो एक्सचेंज करी गई है जो सिक्योरिटी है, ठीक है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज करी गई है उसकी फेयर वैल्यू डिसाइड करी जाएगी। उसकी फेयर वैल्यू को ही यहाँ पे कंसीडर करा जाएगा। मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट की एक्वाजिशन कॉस्ट जो है वह 60,000 नहीं है। जो एसेट नहीं, सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी आपकी जो है एक्सचेंज करी गई है, उस सिक्योरिटी की फेयर वैल्यू को आपको जो है कंसीडर करना है एज अ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो आपकी 7,000 यहाँ पे 70,000 जो है कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है? ओके। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट इज एक्वायर इन एक्सचेंज और पार्टली एक्सचेंज अनदर एसेट। अब यहाँ पे एसेट की बात कर रहा है। ऊपर कौन सी बात कर रहा था? ऊपर सिक्योरिटी की बात कर रहा था, जहाँ पे शेयर्स होते हैं, मतलब कि इक्विटी, प्रेफरेंस, और फिर सिक्योरिटी मतलब कि डिबेंचर्स वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे वह बात हो रही थी। यहाँ पे असेट की बात हो रही है, मतलब कि आप जो है इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हो, उसके बदले अपनी कोई असेट एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त पे जो है आपका इन्वेस्टमेंट का एक्वाजिशन कॉस्ट कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे बड़ा ही सिंपल है कि आपको सिंपली यहाँ पे देखना है कि जो असेट गिवन है एक्सचेंज के बदले, जो आपने असेट दी ना, अनदर असेट, तो उस असेट की जो है फेयर वैल्यू कितनी है, वो आपको देखना है। या फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने जो एक्वायर करी है, उस एक्वायर इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कितनी है। विच एवर इज़ मोर क्लियर एविडेंट। यहाँ पे क्या कहा गया कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे कई बार क्या होगा कि आपकी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो आप परचेज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप परचेज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं हो सकती हमें, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के बदले जो है आप एक्सचेंज कर रहे हो, पेमेंट नहीं कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। तो एक्सचेंज दो तरीके का हो सकता है। या तो आप जो है उसके बदले सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया आपको, ये फर्स्ट एग्जांपल दिया कि आपको जो है आप इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, आप जो है डिबेंचर्स है, वो एक्सचेंज कर रहे हैं। और दूसरा जो है ऑप्शन है आप जो है उसके बदले कोई असेट, आप उसके बदले जो है असेट्स जो है यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, और दोनों तरीके की जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ी सी चेंज है आपकी, तो आपको वो ध्यान देना है। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट के बदले अगर असेट जो है यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों की फेयर वैल्यू देखनी है, इन्वेस्टमेंट और दोनों की जो है फेयर वैल्यू, ठीक है, फेयर वैल्यू और इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू। अब ध्यान से सुनना, दोनों की फेयर वैल्यू निकाल ली, ठीक है, फेयर वैल्यू हमने लिख ली। अब सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी कि एसेट जो आपने एक्सचेंज किया है उसकी फेयर वैल्यू को जो है एक्वाजिशन कॉस्ट मान लिया जाए। लेकिन अगर क्वेश्चन ने कहा कि असेट की जो फेयर वैल्यू है वो एविडेंट नहीं है, मतलब कि एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब कि उसमें कोई चेंजेस वगैरह है, तो फिर आपको जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू को कंसीडर करते हुए
चलना है, इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू को कंसीडर करते हुए चलना है। लेकिन याद रहे कि यहाँ पे दोनों की वैल्यू निकालनी है और दोनों में से जो मोर एविडेंट होगा उसे ही आपको जो है कंसीडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन मोर एक्सेप्टेबल या फिर मोर एविडेंट है। ठीक है, तो ये आपको पता नहीं करना है। ठीक है, ये आपको पता नहीं करना है, ये क्वेश्चन बताएगा जी। अगर क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये क्वेश्चन ही बताएगा कि असेट आपकी मोर एविडेंट है या फिर इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू मोर एविडेंट है। कौन सी फेयर वैल्यू मोर एविडेंट है वो क्वेश्चन बताएगा। सर अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया तो आपको सिंपली दोनों चीज़ें लिख के आनी है कि एज्यूम कि असेट की जो है फेयर वैल्यू मोर एविडेंट है तो फिर आप असेट की फेयर वैल्यू लिखेंगे। एज्यूम कि एसेट की इन्वेस्टमेंट की जो है फेयर वैल्यू मोर एविडेंट है तो इन्वेस्टमेंट की जो फेयर वैल्यू है उसे कंसिडर करेंगे। दोनों चीज़ें लिख के आएंगे। याद रहे ये एएस है। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं गिवन है तो आपको जितनी भी उससे रिलेटेड प्रोविज़न होती है वो आपको लिख के आनी होती है। यहाँ पे आप जो है किसी भी एक को एजम्पशन नहीं ले सकते। याद रहे किसी एक को एजम्पशन नहीं ले सकते, मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ ये एज्यूम करके आए कि असेट की फेयर वैल्यू जो है मोर एविडेंट है और आंसर लिख दिया तो आपको पूरे नंबर्स नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है दो एजम्पशन हो सकती है और दोनों तरीके से करेक्ट हो सकता है, तो दोनों आपको एजम्पशंस लिखनी पड़ेगी। तो सिंपल ये समझिए कि अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है और क्वेश्चन ने नहीं बताया कि कौन मोर एविडेंट है तो फिर आपको जो है दोनों चीज़ों से एजम्पशन लिखनी पड़ेगी कि दो प्रोविज़न है यहाँ पे, एक इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू है कि असेट की फेयर वैल्यू है। दोनों में से जो मोर एविडेंट है उसे सिलेक्ट किया जाता है तो आपको ये प्रोविज़न लिखनी है। प्रोविज़न में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन प्रोविज़न चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई अपनी प्रोविज़न नहीं बनानी है, जो बुक में है उसे ही रहने दिया जाए तो अच्छा रहेगा जी। तो बुक में जो है उसे ही रहने दीजिए, अपनी कोई एजम्पशन ना ऐड करें जी। तो यहाँ पे इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आपको समझ में आया कि सिंपली बात करी कि अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम चेक कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ब्रोकरेज फीस और ड्यूटी वगैरह ऐड करते रहेंगे और उसके बाद ही आपकी जो है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया। इसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट के बदले आप शेयर्स दे रहे हैं या फिर कोई अदर सिक्योरिटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर्स वगैरह, तो यहाँ पे याद रखना कि आपको जो है आपको लेना है फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी एक्सचेंज करी है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज करी उसकी फेयर वैल्यू लेनी है। उसके बाद पॉइंट पड़ा है कि अगर इन्वेस्टमेंट के बदले आप कोई भी असेट जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे देखना है कि असेट की फेयर वैल्यू क्या है और इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू क्या है, और दोनों में से जो है मोर एविडेंट होगा उसे ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, मोर एविडेंट होगा उसे ही कंसिडर करा जाएगा। यहाँ पे इस तरीके की बात होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस पे क्वेश्चन आते ही रहे, अगर इस एएस में से क्वेश्चन आते हैं तो मेनली जो है इस पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपका जो है करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैंने जो पढ़ा है उसकी वैल्यूएशन की बात करेंगे। ठीक है, अब सुनना ज़रा, यहाँ पे जो हम जनरल बात कर रहे थे, जनरल इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट हम जो करते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जनरल इन्वेस्टमेंट जो आप इन्वेस्टमेंट परचेस करते हैं और उसके बदले जो है जो भी पेमेंट करते हैं, लेकिन इसके बाद आपने जो इन्वेस्टमेंट परचेस कर लिया फिर उसके बाद ही इसका बाइफर्केशन होता है कि ये लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म। जैसे कि मैंने कहा अगर 12 मंथ तक आप अपने पास रखते हैं तो वो आपका जो है शॉर्ट टर्म मतलब कि करंट इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, और अगर आप 12 मंथ से ज़्यादा रखते हैं तो आपका जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं है। जब आप परचेज करते हैं तो उसे परचेज के टाइम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर आपने परचेज कर लिया, आपने रख लिया, फिर आपका जो है ये चेक होता है कि वो करंट इन्वेस्टमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। बेसिकली आप देखो तो ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप जब आप जाओ मार्केट में और वहाँ से इन्वेस्टमेंट परचेज करके जाओ। ठीक है, और सेकेंड स्टेप होता है कि फिर आप जो है उसे होल्डिंग कब तक कर रहे हैं, तो ये सेकेंड स्टेप, ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपका बाइफर्केशन, ये अलग अलग चीज़ें नहीं है। ये फर्स्ट स्टेप है, मतलब कि आपके पास इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर हम होल्डिंग देखेंगे, और होल्डिंग देखेंगे तभी हम पता चल पाएगा कि करंट इन्वेस्टमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं समझनी है। तो
जो स्टूडेंट जो है उसे कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लेनी है, करंट इन्वेस्टमेंट है, सब मिक्स हो रहा है। सब मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली यहाँ पे ये देखना होता है कि अगर क्वेश्चन में ये पूछा है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालो, तो फिर आपको जो है ये कंसिडर करना है ये तीन चीज़ें, ये तीन पॉइंट, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर ये कहा है क्वेश्चन ने कि ये करंट इन्वेस्टमेंट या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आ जाना है। सबसे पहले बात करूँ करंट इन्वेस्टमेंट की, तो करंट इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज़ लोअर पे दिखाया जाता है, ठीक है। जो आप पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, पढ़ के आ रहे हैं आप, कॉस्ट और एनआरवी मतलब कि फेयर वैल्यू, कॉस्ट और एनआरवी आप विच एवर इज लोअर पे जो है करंट इन्वेस्टमेंट को जो है शो करते हैं। इस पे क्वेश्चन है, हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो याद रखिए आपको जो है हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे ही शो करना है। करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और एनआरवी दो में से जो है लोअर होता है वो होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ही यहाँ पे ली जाती है। लॉन्ग टर्म हमेशा जो है कॉस्ट पे शो होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पे डाल दी है, एक एक्सेप्शन डाल दी है कि कौन सी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है यहाँ पे कि अगर लॉन्ग टर्म आपने जो है इन्वेस्टमेंट है, आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसमें कोई लॉस हुआ है, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई लॉस हुआ है और वो लॉस परमानेंट इन नेचर है, तो फिर आपको जो है उसकी अमाउंट जो है कॉस्ट नहीं लेनी है, उसकी अमाउंट जो है कैरिंग अमाउंट लेनी है, और जो भी लॉस हुआ, जो भी लॉस हुआ उसे पीएनएल में जो है ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जो है आपके पास एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपीज़ की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपीज़ की। अब यहाँ पे देखना, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो 50,000 रुपीज़ की है, जिसमें जिसे आप जो है इसकी कॉस्ट ही है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये कॉस्ट ही दी गई है, ठीक है। और फेयर वैल्यू की बात करूँ, इसकी फेयर वैल्यू जो है वो है 60,000, ठीक है। दोनों चीज़ें दे रहा हूँ ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। चलिए, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये कौन सी वैल्यू यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो कौन सी वैल्यू जो है यहाँ पे कंसीडर की जाएगी वो बताइए सबसे पहले। तो सर जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा कॉस्ट पे शो होती है, फेयर वैल्यू से हमें कोई लेने देना नहीं होता। अगर ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती तो दोनों में से जो लोअर है, जो लोअर है वो कंसिडर करते, मतलब कि 50,000 को ही कंसिडर करते, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट। अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो बताओ कि कौन सी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, तो हमेशा कॉस्ट को कंसीडर करना है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चन में ये बता दूँ, क्वेश्चन में ये बता दूँ कि यहाँ पे जो अमाउंट है आपकी कॉस्ट, जो अमाउंट है वो आपका लॉस हो चुका है, मतलब कि 50,000 की अमाउंट है वहाँ पे। अब ये असेट बेचने जाओ तो आपकी जो है 5,000 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये असेट पे जो है आपका बेसिकली लॉस हो चुका है, तो बेसिकली लॉस हो चुका है, तो इसका क्या किया जाए। तो यहाँ पे सिंपली ये समझिए कि अगर आपका जो है यहाँ पे लॉस हुआ है, तो सिंपली आपको यहाँ पे ये जानना है कि ये जो लॉस हुआ है, ये जो लॉस हुआ है वो परमानेंट इन नेचर है या फिर नहीं है। सर परमानेंट इन नेचर मतलब, यहाँ पे परमानेंट इन नेचर मतलब कि ये 5,000 रुपीज़ है वो लॉन्ग टाइम के लिए जो है रहने वाले हैं या फिर बदलते रहने वाले। जैसे कि इक्विटी में बात करो, इक्विटी में बात करो तो इक्विटी के जो है अमाउंट जो है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते हैं। हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन यहाँ पे जनरली मैं बात कर रहा हूँ। तो जनरली अगर आपकी जो है ये प्राइस है 5,000, वो शॉर्ट पीरियड के लिए है, मतलब कि वापस बदल जाएंगे, तो उसे हम नहीं कहते हैं कि ये लॉन्ग परमानेंट इन नेचर है। परमानेंट इन नेचर का मतलब होता है कि आपका ज़्यादा वक्त के लिए ये 5,000 ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं या फिर परमानेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि अब ये परमानेंट 5,000 रहने वाले हैं, अब 5,000 से ज़्यादा इस इन्वेस्टमेंट के कोई अमाउंट नहीं मिल रहा है। तो अगर परमानेंट इन नेचर है तो सिंपली आपको क्या करना है, देखिए अगर परमानेंट इन नेचर है तो सिंपली आपको जो है ये जो अमाउंट है उसे कंसिडर करना है, इसे हम कहते हैं कैरिंग अमाउंट, ठीक है। मतलब कि ये कैरी कर रही, मतलब कि अगर आप ये बेचना चाहते हो तो 5,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसे हम कहते हैं कैरिंग अमाउंट। तो अगर आप जो है रिकॉर्ड करना चाहते हो या फिर कॉस्ट निकालना चाहते हो, कॉस्ट पूछ ले आपसे कोई, तो कॉस्ट आप बताएंगे क्या,
इसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट जो है अब 5000 हो चुकी है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब कि कितने का लॉस आया है ये ज़रा बताओ। 50,000 का यहाँ पे असेट था, 5000 अब मिलने हैं, ठीक है। बाकी का लॉस हुआ, तो बाकी का डिफरेंस कितना हुआ, 45,000, ठीक है। ये 45,000 का जो लॉस है, लॉस जो है वो पीएनएल में जाएगा। और पीएनएल में जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक वर्ड लिखना है, प्रोविज़न बनानी है, ठीक है। इसकी प्रोविज़न बनानी है। जैसे कि हम बात करें बेड डेट की, बेड डेट की आप बेड डेट की प्रोविज़न बनाते हैं, ठीक है। बेड डेट की आप प्रोविज़न बनाते हैं, आपको पता है बेड डेट की प्रोविज़न बनाते हैं आप। अगर अमाउंट मिलने नहीं है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि आपको जो है चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अमाउंट नहीं मिलने हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे प्रोविज़न बनानी है, और ठीक है। और यहाँ पे वही चीज़ अगर बात करी गई है, तो चलिए एक काम करते हैं, ये प्रोविज़न की वगैरह जो है इसके लिए स्पेशल इलस्ट्रेशन हमने बना रखा है, मतलब कि ऐसे ही ने, तो वही डिस्कस करेंगे। सिंपली आप ये समझिए कि सबसे पहले अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट पे दिखाएंगे, और अगर यहाँ पे परमानेंट इन नेचर अगर आपको देखने को मिला है तो जो लॉस है वो पीएनएल में जाएगा, उसके लिए प्रोविज़न बनाई जाएगी, ठीक है। उसके लिए प्रोविज़न बनाई जाएगी। और प्रोविज़न जो है, या वर्ड एक होता है, क्या वर्ड होता है वो अभी क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इतना समझ में आया, ठीक है। आइए अब रिक्लासिफिकेशन जो है ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ना है, वो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको इतना समझ में आया, इससे जो है रिलेटेड इलुस्ट्रेशन करते हैं, इससे रिलेटेड इलुस्ट्रेशन करते हैं। आइए मेरे साथ, इलुस्ट्रेशन नंबर आप आइए 1 पे। इलुस्ट्रेशन 1 कहता है कि अनक्वाटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब मैंने जो आपको पढ़ाया उस तरीके से ही आपको जो है याद रखना है कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलना है, कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अनक्वाटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड मुझे अनक्वाटेड या फिर कोई नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वर्ड, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वर्ड आया है तो मेरे दिमाग में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रोविज़न है वो मुझे याद आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि इन द बुक्स आपकी जो ये कॉस्ट है वो 2 लाख रुपीज़ दिखा रहा है। तो सर जी मुझे ये बताओ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो किस पे दिखाई जाती है। सर नॉर्मली तो वो कॉस्ट पे ही दिखाई जाती है, लेकिन अगर कोई परमानेंट नेचर का लॉस हो रखा है तो फिर आपको जो है कैरिंग अमाउंट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना दूँ मैं क्वेश्चन, इतना दूँ, तो आप मुझे बताओ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की आपकी जो है यहाँ पे अमाउंट कितनी होगी। तो सर कॉस्ट होगी, मतलब कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अभी अमाउंट कितनी है, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख रुपीज़। इसके बाद क्या बोल रहा है वो देखते हैं, इसके बाद क्या बोल रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि द पब्लिश्ड अकाउंट ऑफ अनलिस्टेड कंपनी रिसीव इन मे 2001 मान लेते हैं, ठीक है। सो डेट द कंपनी वॉज इनकर केस लॉस, क्या है, केस लॉस हो चुका है जी, केस लॉस हो चुका है, यहाँ पे ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे कंपनी को केश लॉस हो चुका है, और बेसिकली केश लॉस अगर आपको वर्ड दे तो सिंपली वो साइन होता है कि इस चीज़ का परमानेंट इन नेचर, ठीक है, परमानेंट इन नेचर आपका लॉस होता है, ठीक है। क्योंकि केश लॉस अगर होता है तो वो परमानेंट बेसिकली होता है, आपको एजम्पशन लेने होता है। लेकिन इससे आपको जो है सिंपली ये नहीं पता चलेगा कि कंपलसरी ये कह रहा है कि कम परमानेंट इन नेचर है, ठीक है। इसके लिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया केश लॉस जो है, केश लॉस विथ declining market shares and long term investment may not wait more than 20,000। अब ये आपको साइन प्रोवाइड कर दी, इसने खुद कह रखा है कि अगर इसे बेचना चाहो, ये जो 2 लाख की कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट है, अगर उसे आप जो है बेचना चाहो तो 20,000 से रुपये से ज़्यादा मिलना ही नहीं है, ठीक है। अगर इसने ये कह रखा है, वर्ड ध्यान पे देखिए, वर्ड ध्यान से ज़रा देखना, वर्ड ध्यान से देखना। यहाँ पे कहा है कि सबसे पहले तो केस लॉस, तो ये हाफ साइन है, ठीक है, 50% साइन है। ये इशारा कर रहा है कि ये 50% इशारा कर रहा है कि ये लॉन्ग टर्म का है, मतलब कि लॉन्ग टर्म का परमानेंट नेचर का है, ठीक है। इसके बाद उसने वर्ड क्लियरली बोल दिया कि 20,000 से रुपीज़ से ज़्यादा मिलना ही नहीं है, बात ही ख़त्म। मतलब कि ये 2 लाख रुपीज़ का जो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ का जो यहाँ पे आपका अमाउंट है, कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट है, वो 20,000 से ज़्यादा आपको जो है मिलना ही नहीं है। मतलब कि अब 2 लाख का जो है बाकी का 20,000 से रिमेनिंग जो अमाउंट था वो आपका लॉस हो चुका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है इन द साइन आपको यहाँ पे ये बोल रखा है कि ये परमानेंट इन नेचर है,
देखिए यहाँ पे ये बोला होता कि 20,000 का लॉस हुआ है, यहाँ पे ये नहीं बोला होता कि 20,000 से ज़्यादा नहीं मिलना है, कैश लॉस है, ये नहीं बोला होता। तो आपको सिंपली दोनों प्रोविज़न लिख के आनी थी कि एज्यूम करते हैं कि आपका जो है लॉन्ग टर्म आपका लॉस नहीं है, और एज्यूम करते हैं कि आपका जो है लॉन्ग टर्म में परमानेंट लॉस है। ठीक है, दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेगी अगर कुछ भी नहीं बोला है तो अगर परमानेंट इन नेचर है तो 20,000 को कंसिडर करेंगे, परमानेंट इन नेचर नहीं है तो 2 लाख को ही कंसिडर करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है परमानेंट इन नेचर बोला है, परमानेंट इन नेचर बोला है, इसलिए 20,000 को कंसिडर करेंगे। और बाकी का जो यहाँ पे लॉस हुआ, बाकी का जो यहाँ पे लॉस हुआ वो कितना हुआ, 1,80,000। 1,80,000 का जो है प्रोविज़न बनाएंगे और पीएनएल में डाल देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो वापस याद करवा दूँ कि एएस क्या आप जो आंसर लिखते हैं कभी भी आप जो है फर्स्ट पैराग्राफ में अपना आंसर नहीं लिखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में कंपलसरी जो है आपको यहाँ पे प्रोविज़न लिखनी होती है। प्रोविज़न जो मैंने आपको पढ़ाई कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो बेसिकली वो जो है कॉस्ट पे ही शो होती है, लेकिन अगर वो परमानेंट इन नेचर है, मतलब कि अदर देन टेम्पररी नेचर है। देखिए वर्ड आपका जो है ये है, आप वर्ड पढ़ के ऐसा मत सोचिए कि मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है। यहाँ पे वर्ड का मतलब ही है, देखिए उसने कहा है कि अदर देन टेम्पररी, इसका मतलब ही होता है परमानेंट इन नेचर। ठीक है, वर्ड आप ध्यान से पढ़िए, मैंने जो पढ़ाया है वही है। ठीक है, अगर परमानेंट इन नेचर है मतलब कि अदर देन टेम्पररी इन नेचर है तो सिंपल सी बात है, आपको एक प्रोविज़न बनानी होगी। कौन सी प्रोविज़न बनानी होगी? प्रोविज़न फॉर डिमिनरेशन। ठीक है, डिमिनिशन। तो डिमिनिशन आपको जो है प्रोविज़न बनानी होती है। ये बेसिकली प्रोविज़न कौन सी है? ये प्रोविज़न जो है बेसिकली अगर आपके परमानेंट नेचर की वजह से कोई लॉस होता है तो उस लॉस के लिए जो है आप ये प्रोविज़न बनाते हैं। इसके बाद ये प्रोविज़न लिख लिया, उसके बाद जो है आपको सिंपली अपना आंसर लिखना है कि इन द गिवन केस आपको यहाँ पे गिवन है कि कॉस्ट जो है वो 2 लाख रुपीज़ है। अब बेसिकली हम 2 लाख रुपीज़ ही लेते थे। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ वो आपको यहाँ पे लिखनी है कि बेसिकली कॉस्ट ही कंसीडर की जाती है 2 लाख रुपीज़। लेकिन उसने कहा है कि परमानेंट इन नेचर है और 20,000 से ज़्यादा नहीं मिलना है, तो बाकी का जो 1,80,000 है उसका जो है प्रोविज़न ऑफ डिमेंशन आप बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है 20,000 का जो है कंसिडर किया जाएगा कॉस्ट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अब कॉस्ट कितनी है? 20,000 को ही आपका जो है यहाँ पे कॉस्ट माना जाएगा, जिसे कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं। अब कैरिंग अमाउंट को ही यहाँ पे कंसिडर करना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने कहा था, ये आपको भूल चुके होगे आप, मुझे पता है। ये आपको मैंने बात बताई थी, ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हुई है, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हुई है। आप समझिए ज़रा, समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो मैं बात बता रहा हूँ वही है। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट ज़रा, ये अपनी प्रोविज़न को यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अपनी प्रोविज़न को यहाँ पे डाल देते हैं ताकि आपको मैं समझा पाऊँ कि यही चीज़ है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो प्रोविज़न आपने लिख ली, प्रोविज़न पूरी लिखेंगे, मतलब कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट पे दिखाना है। ठीक है, और अगर परमानेंट इन नेचर का कोई लॉस हुआ है तो उसे कैरिंग अमाउंट कंसिडर करना है। कैरिंग अमाउंट है 20,000, यहाँ पे कैरिंग अमाउंट कितनी है? 20,000। और बाकी का जो लॉस हुआ, लॉस कितना हुआ है इन दोनों का डिफरेंस? 1,80,000। तो 1,80,000 का जो लॉस हुआ है वो पीएनएल में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविज़न आप ज़रूर लिख सकते हैं अपने मॉड्यूल में, जो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। ठीक है, ताकि आप जो है एग्ज़ाम टाइम पे ये प्रोविज़न यहीं पे देख सके, आपको जो है पेज घुमाने ना पड़े। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली प्रोविज़न मिल जाए। जी, तो यहाँ पे आपको सिंपली यही लिखना है। और यहाँ पे देखिए इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये बोला है कि प्रोविज़न ऑफ डिमिनिशन बनाना है, लेकिन कितनी अमाउंट का बनाना है वो उसने नहीं बताया। लेकिन आप लिख सकते हैं, जी आप लिख सकते हैं जितने का लॉस हुआ उतनी की प्रोविज़न बनेगी, मतलब कि 1,80,000 रुपीज़ का। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है, कोई गलत नहीं है, ये आप 1,80,000 का प्रोविज़न बनाएंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है वो आपकी 20,000 हो गई। 20,000 क्या है? 20,000 कैरिंग अमाउंट है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे क्या बात करी गई है? देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 1 जनवरी 2001, यहाँ पे कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 600 लाख रुपीज़ का है इन इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी शेयर्स में है,
जो वाई लिमिटेड के इक्विटी शेयर से 600 लाख रुपीज़ के। अब यहाँ पे कहा गया जो 50% जो कैटेगरी है वो लॉन्ग टर्म है और रेस्ट जो है वो टेम्पररी है। देखिए 50% जो है वो लॉन्ग टर्म कैटेगरी में है और बाकी के जो 50% है वो आपकी टेम्पररी इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि 600 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से आपकी 50% मतलब कि 50% 300 लाख, ठीक है, 300 लाख जो है आपकी 50% यहाँ पे कहा गया है 50%। 50% जो है आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म है, ठीक है। 50% जो है वो लॉन्ग टर्म है और जो बाकी का 50% है वो आपका शॉर्ट टर्म है, ठीक है। बाकी का जो 50% है, बाकी का 50% मतलब कि 300 लाख रिमेनिंग। तो 300 लाख जो है वो क्या है, शॉर्ट टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए इसे जो है यहीं से थोड़ा सा साइड में लिख दिए ताकि हमें जो है ये परेशान ना कर पाए। जी, परेशान नहीं करना चाहिए हमें। यहाँ पे से यहाँ पे डाल देते हैं। जी देखिए तो जी देख लीजिए यहाँ पे हमने जो है पेस्ट कर दिया है। इसे थोड़ा सा यहाँ पे साइड ले लेते हैं। देख लीजिए सबसे पहले तो आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे किस तरीके से अमाउंट गिवन है, ठीक है जी। 600 लाख रुपीज़ का यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट है और 300 लाख जो ये यहाँ पे लॉन्ग टर्म है, एक यहाँ पे जो है क्या है, एक यहाँ पे लॉन्ग टर्म है, ठीक है। एक यहाँ पे लॉन्ग टर्म है और एक करंट इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि शॉर्ट टर्म है, ठीक है, टेम्पररी करंट इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो है यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट है, इसने बता दिया। इसके बाद कहा गया कि रियलाइजेबल जो वैल्यू है वो पूरे ऑल सच इन्वेस्टमेंट, मतलब कि ये 600 लाख रुपीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो 200 लाख रुपीज़ हो चुकी है। अब बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पे कहा है कि 600 लाख रुपीज़ के अब जो है 200 लाख से ज़्यादा नहीं मिलने हैं, 200 लाख से ज़्यादा नहीं मिलने हैं, लेकिन उसकी रियलाइजेबल वैल्यू इतनी हो गई। यहाँ पे उसने कहा नहीं कि 200 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्लियरली ये बताया ही नहीं है कि परमानेंट हो गया है फिर नहीं हुआ है, ठीक है। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल सच इन्वेस्टमेंट बिकम 200 लाख, मतलब कि 200 लाख बन चुके हैं। अब वापस इंक्रीज हो गए, कब हो गए वो हमें बताया नहीं है। जबकि इलस्ट्रेशन 1 में देखो तो उसने तो क्लियरली बोल रखा था कि 20,000 से ज़्यादा मिलना ही नहीं है, तो वो परमानेंट नेचर था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने कहा है कि 200 लाख रुपीज़ हो गए हैं, लेकिन वो परमानेंट है या फिर नहीं है वो हमें पता नहीं है, वो हमें पता नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे कहा गया है कि लॉस्ट केस ऑफ कॉपीराइट, यहाँ पे वाई लिमिटेड जो है वो लॉस्ट हो चुके हैं कॉपीराइट को। और यहाँ पे कहा है कि गिवन मार्केट कंडीशन इट इज़ अपीरेंट दैट द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ नॉट टेम्पररी इन नेचर। अच्छा अब बता दिया कि यहाँ पे जो ये 200 लाख का रिडक्शन हुआ है, 200 लाख का रिडक्शन हुआ है 600 लाख में से, तो ये जो आपका अमाउंट है वो आपको ट्रीट करना है एज अ परमानेंट इन नेचर, ठीक है। टेम्पररी नेचर का नहीं है, परमानेंट नेचर का जो है कंसिडर करना है। लेकिन मुझे ये बताएंगे, आप मुझे ये बताएंगे, कमेंट सेक्शन ओपन कीजिए, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन ओपन कीजिए जल्दी से, और कमेंट सेक्शन ओपन करके मुझे बताएंगे कि जो आपको यहाँ पे कहा गया है कि टेम्पररी नेचर का नहीं है परमानेंट नेचर का है, वो किस असेट पे जो है लागू होता है। हमारे पास दो तरीके के एसेट है, करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कौन सी इन्वेस्टमेंट पे ये प्रोविज़न अप्लाई होगा, कौन सी इन्वेस्टमेंट पे ये प्रोविज़न अप्लाई होगा, कौन सी इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे ये जो यहाँ पे वर्ड दिए रखा है वो इररेलेवेंट है, ये दो चीज़ें मुझे बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन, ये आपका जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट, ये स्टेटमेंट है वो कौन सी असेट पे अप्लाई होगा, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सबसे पहला आंसर
कि ये जो है आपका, ये जो है टेम्पररी इन नेचर नहीं है। ये आपका सेंटेंस दिए रखा है, वो कौन सी इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे लिए काम का है वो बताइए। ठीक है, वो लिख दिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कि ये आपको जो स्टेटमेंट है टेम्पररी नेचर का नहीं है, वो कौन सी इन्वेस्टमेंट के लिए, कौन सी इन्वेस्टमेंट के लिए, कौन सी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जो है इररेलेवेंट है, मतलब कि ये दे रखा है ना दे रखा है हमें कोई लेना देना नहीं है। ये दो चीज़ें मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आप इस तरीके से बताइए फर्स्ट का आंसर जो है क्या है आपका, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस तरीके से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, मैं चेक करूँगा। ठीक है, ओके। अब मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, आप जो है वीडियो को स्टॉप करके ये दोनों का आंसर मुझे बताइए, उसके बाद ही वीडियो स्टार्ट कीजिए। जी, अब देखिए यहाँ पे मैं आंसर बताने जा रहा हूँ कि मैंने आपको जो है ऑलरेडी पढ़ा दिया कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पे जो है आपको परमानेंट इन नेचर है या फिर नहीं है वो आपको कंसिडर करना पड़ता है। अगर आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है तो सिंपली वहाँ पे तो कॉस्ट और एनआरवी जो भी विच एवर इज़ लोअर है वो आपको कंसिडर करना होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 600 लाख रुपीज़ की आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 200 लाख हो चुकी है। मतलब समझिए ये 600 लाख जो आपको दिख रहा है उसकी 200 हो चुकी है, और 200 में 50% इसका 50% इसका है। ठीक है, मतलब कि इसकी अब वैल्यू जो है आप देखो, इन दोनों की वैल्यू जो है आप देखो तो ध्यान से सुनिए, ये दोनों की वैल्यू जो है यहाँ पे आप सुनिए तो यहाँ पे जो है इन दोनों की वैल्यू जो है, इन दोनों की वैल्यू जो है, अब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू भी 100 लाख हो चुकी है। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी 100 लाख हो चुकी है। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है, समझे आप। ठीक है, 100 लाख, ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको। ये आपका जो है ये 600 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, ये जो है आपका 200 लाख हो चुका है। ठीक है, तो ये 600 में 50% तो आपका लॉन्ग टर्म है और 50% करंट है, तो सीधी सी बात है ये 200 का बाइफर्केशन होगा। और बाइफर्केशन किस तरीके से होगा, जिसमें 100 लाख आपके लॉन्ग टर्म में जाएंगे, 100 लाख जो है करंट में जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। और करंट में ये जो आपका यहाँ पे मुझे बताइए सबसे पहले करंट में क्या कोई प्रोविज़न है कि जहाँ पे हम जो है लॉन्ग टर्म परमानेंट नेचर का लॉस की कोई बात करते हैं? नहीं सर, वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ आपने एक ही प्रोविज़न बताया है। कौन सा? आपकी जो कॉस्ट है और एनआरवी जो है विच एवर इज़ लोअर। तो यहाँ पे लोअर है सर यहाँ पे 100 लाख। तो 100 लाख को जो है यहाँ पे कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 100 लाख को जो है कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे तो क्लियर है। और जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है 300 लाख। तो यही आपका आंसर है। लेकिन अगर आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन ने ये बताया कि परमानेंट इन नेचर, मतलब कि ये 300 में से जो 100 हो गया, 300 में से जो 100 लाख हो गया वो परमानेंट इन नेचर है, तो कंपलसरी जो कैरिंग अमाउंट होता है उसे ही कंसिडर करना है। क्लियर है, जो कंपलसरी कैरिंग अमाउंट होता है उसे ही कंसिडर करना होगा आपको, मतलब कि 100 लाख को। क्लियर है, अभी आपका यह आंसर जो है 100 लाख आएगा। और बाकी का जो है यहाँ पे जो लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, 300 में से 100 हो गया और परमानेंट इन नेचर है, तो 200 का जो है आप प्रोविजन बनाएंगे। समझ में आया? ठीक है, एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं। देखिए, इन गिवन के सबसे पहले तो आप प्रोविजन लिखेंगे। ठीक है, प्रोविजन लिखेंगे और प्रोविजन के बाद जो है क्वेश्चन में जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, फैक्ट जिसे हम कहते हैं, वो लिखेंगे। और इसके बाद ही जो आप यहाँ पे देखिए, इन गिवन केस आपको यहाँ पे देखिए कि जो 100 लाख है, सबसे पहले कैरिंग अमाउंट की, करंट इन्वेस्टमेंट की बात करी गई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको जो है कॉस्ट और एनआरवी जो विच एवर इज़ लोअर है उस पे आपको जो है यहाँ पे कंसिडर करा गया है। देखिए, लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, ठीक है, उसको यहाँ पे कंसिडर करा गया है। और यहाँ पे इसके बाद आपको यहाँ पे जो है आंसर की शुरुआत करी गई है कि आपका जो है यहाँ पे जो कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज़ टेम्पररी इन्वेस्टमेंट शुड बी शोन एंड रियलाइजेबल वैल्यू जो है आपकी 100 लाख, मतलब कि कैरिंग आपको अमाउंट पे दिखाना है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कैरिंग अमाउंट है कितना आपका 100 लाख दिख रहा है, 100 लाख। और जूम कर दूँ, ठीक है, ये 100 लाख रुपीज़ पे आप दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि परमानेंट इन नेचर क्वेश्चन नहीं बोला था,
क्वेश्चन ने ही बोला था कि परमानेंट इन नेचर है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे परमानेंट इन नेचर है तो आपको कैरिंग अमाउंट देखना है, और बाकी का जो अमाउंट है वो पीएनएल में चार्ज आप करते हैं। क्लियर है? तो बस इसी तरीके से जो है आपको प्रोविज़न लिखनी है और फिर अपना जो है आंसर भी लिख देना है कि किस तरीके से जो है आपको यहाँ पे आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जिसकी यहाँ पे परमानेंट इन नेचर आपको यहाँ पे लॉस दे रखा है, और परमानेंट इन नेचर लॉस अगर दे रखा है तो सिंपली आपको ये समझना है कि आपको जो है कैरिंग अमाउंट लेनी है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरिंग अमाउंट जो है आपको यहाँ पे कंसिडर करनी है। क्लियर है? कैरिंग अमाउंट को आप कंसिडर करेंगे, ओके जी। और इसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट का तो मैंने बता दिया कि विच एवर इज़ लोअर आपको जो है उसे ही कंसिडर करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात करी गई। 600 लाख की आपकी असेट थी, जिसमें से आपकी जो है 50% जो है यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म था, और 50% जो है आपका करंट था, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से था, और उसके बाद उसने कहा कि इस 600 का 200 से ज़्यादा मिलना नहीं है। तो यहाँ पे कहा कि जो 200 से ज़्यादा नहीं मिलना है तो 100 लाख लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि 50% करंट था, 50% आपका लॉन्ग टर्म था। क्लियर है? तो यहाँ पे 100 लाख सबसे पहले 200 लाख को बाइफरकेट कर दिया, और फिर क्वेश्चन ने बताया था कि ये जो 100 लाख है वो परमानेंट इन नेचर है। अगर परमानेंट इन नेचर है तो आप केयरिंग अमाउंट को ही आप जो है कंसिडर करेंगे, और करंट इन्वेस्टमेंट के लिए तो जो आपका लोअर है वही कंसिडर करना है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आइए, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख के आइए, ओके। इसके बाद याद रखिए यहाँ पे, इसके बाद हम बात करते हैं जी, यहाँ पे आइए। इलुस्ट्रेशन नंबर 3 के लिए आपको जो है अब यहाँ पे देखना है मेरे साथ प्रोविज़न। कौन सी प्रोविज़न देखनी है? रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब कि देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप कोई असेट है जो आपने परचेस करी थी फॉर द लॉन्ग टर्म, उसे आप करंट में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपने तो असेट परचेस करी थी, कोई असेट परचेस करी थी 2 इयर्स के लिए, तो सीधी सी बात है ये 12 मंथ से ज़्यादा है, और 12 मंथ से ज़्यादा है, अगर ये 12 मंथ से ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब कंपनी ने क्या किया, ध्यान से लिखिए। कंपनी ने यहाँ पे 5 मंथ होते ही इस असेट को जो है सेल कर दिया। 5 मंथ होते ही इस असेट को जो है सेल कर दिया। तो अब सीधी सी बात है, लॉन्ग टर्म पहले ट्रीट करा गया था, अब आपने तो 5 मंथ में ही सेल कर दिया, तो ये 5 मंथ मतलब कि ये तो करंट हो गया, ठीक है, ये तो करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, 12 मंथ से कम है। तो आपने पहले जब लिया तो अब आपने कहा था कि एज ए लॉन्ग टर्म लिया है, लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आपने जो है जल्दी ही बेच दिया। तो अगर आपने जो है लॉन्ग टर्म में से करंट में जा रहे हैं, तो यहाँ पे इस असेट की वैल्यू कौन सी कंसीडर करें? कि लॉन्ग टर्म मान के कॉस्ट कंसीडर करें, या फिर करंट मान के जो कॉस्ट या फिर जो आपकी फेयर वैल्यू है उसमें से जो लोअर है उसे कंसीडर करें? कौन सी कंसीडर करें? लॉन्ग टर्म में से अब इन्वेस्टमेंट कहाँ चली गई? करंट में। तो अब कौन सा कंसीडर करना चाहिए? इवन यहाँ पे दूसरा केस भी हो सकता है उल्टा, कि आपने जो है पहले जब परचेज करा असेट, तब आपने 5 मंथ के लिए जो है आपने 5 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट जो है परचेज़ करा था, ठीक है। तो 5 मंथ के लिए आपने इन्वेस्टमेंट परचेज़ करा था, तो ऑब्वियसली जो है इसे हम जो है क्या कहेंगे? इसे हम जो है कहेंगे आपका जो है करंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, 5 मंथ से ज़्यादा, मतलब कि आपने तो इसे जो है होल्ड कितने मंथ के लिए करा पता है? आपने 15 मंथ के लिए जो है होल्ड करा है। तो सर ये तो एक तरीके से लॉन्ग टर्म की बात हो गई, ये तो आपका लॉन्ग टर्म की बात हो गई, ठीक है, ये तो लॉन्ग टर्म की बात हो गई। तो लॉन्ग टर्म हो गया, तो अब यहाँ पे मुझे बताओ कि कौन सी अमाउंट कंसीडर करोगे? मतलब कि ये तो लॉन्ग टर्म में से शॉर्ट टर्म हो गया, ठीक है, लॉन्ग टर्म में से शॉर्ट टर्म हो गया, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म में से लॉन्ग टर्म हो गया, दोनों कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि कौन सी अमाउंट कंसीडर करोगे? करंट में से अब लॉन्ग टर्म हो चुका, वही असेट जो है वो लॉन्ग टर्म हो चुका, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कंसीडर करोगे, मतलब कि करंट है तो आप जो है कौन सी लेते हैं? कॉस्ट और एनआरवी लोअर, और लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे तो कॉस्ट लेते हैं।
तो यहाँ पे कौन सी अमाउंट जो है कंसीडर करोगे? तो उसके लिए ही आपको यहाँ पे कहा गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है कि जहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म में से करंट में जाते हो या फिर करंट में से लॉन्ग टर्म में जाते हो, तो कौन सी अमाउंट आपको कंसीडर करनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे मैंने बस एकदम बढ़िया सा चार्ट दे रखा है जिसे आप नोट डाउन भी करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि क्या कह रखा है। यहाँ पे कह रखा है कि आपका अगर आप लॉन्ग टर्म में से करंट में जा रहे हो, मतलब कि ये एग्जांपल लॉन्ग टर्म में से ये एग्जांपल 2 ईयर की असेट थी, हमने होल्डिंग तो 2 ईयर करनी थी लेकिन 5 मंथ में ही बेच दिया, तो लॉन्ग टर्म में से करंट में जा रहे हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म में से करंट में जा रहे हो, तो फिर आपको जो है क्या कंसिडर करना है, आपको कंसिडर करना है और कैरिंग अमाउंट कैरिंग अमाउंट पता चल गया ना। अब कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है जितनी अमाउंट हो गई। फिर से एक बार एग्जांपल दिया जाए सर। हाँ जी, देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक इन्वेस्टमेंट है, सीधी बात करूँ, एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है जिसे हमने परचेज करा है 5 लाख रुपीज़ में, ठीक है, 5 लाख रुपीज़ में। इसकी मार्केट में जो वैल्यू चल रही है वो 6 लाख रुपीज़ चल रही है, और किसी कारण से अब वो वैल्यू जो है 4 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं मिल सकती। अब मुझे बताइए कि इसमें कौन सी अमाउंट जो है कॉस्ट है, कौन सी अमाउंट मार्केट वैल्यू है, कौन सी अमाउंट जो है कैरिंग अमाउंट है। तो सबसे पहले तो आपने जो परचेज़ करा उसे हम कॉस्ट कहते हैं, ठीक है, ये 5 लाख रुपीज़ आपकी कॉस्ट है। इसके बाद मार्केट में 6 लाख रुपीज़ चल रही है, मतलब कि इसे फेयर वैल्यू कहेंगे। और आपकी किसी कारण की वजह से या फिर कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये जो आपका 6 लाख मिलने थे मार्केट में, ठीक है, ये 5 लाख इन्वेस्टमेंट के 6 लाख मिलने थे, अब वो नहीं मिलेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपीज़ मिलेंगे। तो इसे हम कहते हैं कैरिंग अमाउंट है, मतलब कि हमारे अब जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में ये अमाउंट ही कैरी करता है, मतलब कि मार्केट में जो है यही अमाउंट कैरी करता है, तो इसे हम कहते हैं कैरिंग अमाउंट, ठीक है, कैरिंग अमाउंट इसे हम कहते हैं। क्लियर है, कैरिंग अमाउंट इसे हम कहते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या ये आपको सिंपल सा एस लग रहा है? क्या ये आपको सिंपल सा एस लग रहा है? बहुत ही सिंपल से ऐसा लग रहा है? जी सर, बहुत ही सिंपल है ऐसा आपको यहाँ पे लग रहा है, ठीक है जी, बहुत ही सिंपल है ऐसा आपको यहाँ पे लग रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो है आपको अगर लॉन्ग टर्म में से करंट में जाना है, लॉन्ग टर्म में से अगर आपको करंट में जाना है तो सिंपली आपको कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट जो भी लोअर है वो देखना है। तो यहाँ पे देखिए इजी एग्जांपल की बात करूँ तो कॉस्ट आपकी कितनी है 5 लाख, कैरिंग अमाउंट कितनी है 4 लाख, लोअर कौन सा है 4 लाख, तो 4 लाख को कंसिडर करेंगे। कब? जब लॉन्ग टर्म में से करंट में जाना है। अगर करंट में से लॉन्ग टर्म में जाना है तो करंट का जो आपका प्रोविजन था वही है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। करंट में से लॉन्ग टर्म में जाना है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। करंट में से लॉन्ग टर्म में जाना है तो करंट का ही जो आपका रूल है वही यहाँ पे लगेगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। लेकिन लॉन्ग टर्म में से करंट में जाना है तो लॉन्ग टर्म के टाइम तो हम कॉस्ट लेते थे, लेकिन यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म में से करंट में जाना है तो यहाँ पे कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट दोनों में से जो लोअर होगा वो कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में एग्जांपल मैंने दिया कि आपको जो है लॉन्ग टर्म में से करंट में जाना है तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट लोअर लेना है, मतलब कि 4 लाख, ठीक है। अगर इसी इन्वेस्टमेंट को मैं कह दूं कि करंट में से लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, तो आपको सिंपली कॉस्ट और एनआरवी जो लोअर है 5 लाख लोअर है उसे कंसिडर करना है। क्लियर है, इसके लिए एग्जाम्पल बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, आइए बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। सबसे पहले देखिए वो वाला जो आपने कमेंट में आंसर लिख दिया है, ऐसे आशा करता हूँ, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि आप में से कितने जो है एक्टिव है, जो आप जो है पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि आप जो है अच्छे से वीडियो देख रहे हैं कंसंट्रेशन के साथ। मैं वो देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट जो है वो एक्टिव है, मतलब कि अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, पढ़ने के लिए देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए नहीं देख रहे, तो वो मैं देखना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे जो है ये आंसर देते रहिए ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं बोल रहा हूँ वो असल में आपको समझ में आ रहा है या फिर मुझे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है तो भी मुझे बता सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप मुझे कोई मिस्टेक बता रहे हो। उल्टा मुझे अच्छा रहेगा कि कोई मिस्टेक आप बता रहे हो तो मैं उसे जो है आइडेंटिफाई कर पाऊँ और उसे जो है सुधार पाऊँ,
ठीक है। तो आप मुझे मिस्टेक भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर वीडियो में कहीं कोई मेरी मिस्टेक हो रही है तो मैं मान लूँगा हाँ जी कोई मिस्टेक है, तो मैं आपको बता भी दूंगा कि हाँ जी मेरी मिस्टेक हुई थी और मैं उसे जो है सुधार लूँगा, ठीक है। उसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे मेरी मिस्टेक बता सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा जी। अब देखिए यहाँ पे कि कहा क्या गया है, एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब उन्होंने जो है इन्वेस्ट किया है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है अनदर कंपनी में। अब यहाँ पे कहा गया है कि 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2003 को, 3 मान लेते हैं, ठीक है, ओके। आप 13 मानिए, 23 मानिए, 43 मानिए, कुछ भी मानिए। यहाँ पे 1 अक्टूबर 2003 को इन्वेस्टमेंट करा गया है, जिनकी कॉस्ट जो है 2,50,000 है। ये इन्वेस्टमेंट कौन सा है अभी तक नहीं बताया, ठीक है, कोई नहीं, देखेंगे। इन्वेस्टमेंट, अच्छा कहाँ है इन्वेस्टमेंट, कहाँ है, कौन सा है, इन्वेस्टेड इन, इन्वेस्टमेंट इन, किस में इन्वेस्ट करा गया, इन्वेस्ट करा गया है शेयर्स में, क्लियर है, शेयर्स में आपका जो है इन्वेस्ट करा गया है, ओके जी। इन्वेस्टमेंट शेयर्स में करा गया, और कब इन्वेस्टमेंट करा गया, इन्वेस्टमेंट करा गया 1 अक्टूबर आपका जो है 2,50,000 का, 1 अक्टूबर को जो है 2003 को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा गया है, ठीक है। तो इसे जो है मैंने मार्क कर लिया, 2003 को 2,50,000 का इन्वेस्टमेंट करा गया। इसके बाद और भी इन्वेस्टमेंट करा गया। इट ऑल्सो अर्लियर परचेज गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड परचेज करे हैं 4 लाख रुपीज़ के। ये कब परचेज करे ये तो नहीं बताया, अच्छा बाद में बताएगा, देखेंगे। और सिल्वर भी परचेज करा 2 लाख रुपीज़ का, सिल्वर भी परचेज करा 2 लाख रुपीज़ का ऑन 1 मार्च 2001 को, ऑन 1 मार्च 2001 को, क्लियर है, ऑन 1 मार्च 2001 को। अब यहाँ पे देखना नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्वेस्टमेंट की कितनी मार्केट वैल्यू है। याद रहे ये मार्केट वैल्यू गिवन है आपको, यहाँ पे क्लियरली उसने बोल रखा है कि ये जो आपकी यहाँ पे अमाउंट है वो मार्केट वैल्यू है, ठीक है। मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2004 को मार्केट वैल्यू गिवन है, फेयर वैल्यू गिवन है। शेयर्स की बात करूँ तो यहाँ पे 2,25,000 है। गोल्ड की बात करूँ तो यहाँ पे 6 लाख अमाउंट है, और सिल्वर की बात करूँ तो 3,50,000 अमाउंट गिवन है, क्लियर है, आपको ये समझ में आया। इसके बाद आपको यहाँ पे कहा है कि इन्वेस्टमेंट की आपको जो है यहाँ पे किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रीटमेंट होगी वो आपको सिंपली बतानी है। बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रीटमेंट किस तरीके से होगी वो आपको दिखानी है। तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट तो गिवन है, लेकिन आप मुझे अब बताना पड़ेगा, आपको मुझे बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि आप जो है ये लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म है। ऐसा तो यहाँ पे कहीं बताया नहीं, ठीक है, यहाँ पे ऐसा तो कहीं बताया नहीं है। 31 मार्च 2004 को ये ईयर एंडिंग हो रहा है, और बुक्स ऑफ अकाउंट में कितनी अमाउंट शो करनी चाहिए ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी अमाउंट जो है वो शो होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए आप मुझे ये बताइए सबसे पहली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन सी है उसकी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली सर इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे शेयर्स, अच्छा जी। अब यहाँ पे हमें तो ये पता नहीं है कि कब यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपको दे रखा है शेयर्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है, कॉस्ट है 2,50,000, कॉस्ट कितनी है 2,50,000, यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट आपकी इसी शेयर्स की जो है 2,50,000 है। अब आप कमेंट सेक्शन ओपन कीजिए, कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए और मुझे बताइए कि यहाँ पे शेयर्स की अमाउंट कौन सी कंसीडर की जाएगी, शेयर्स की अमाउंट कौन सी कंसीडर की जाएगी, 2,25,000 या फिर 2,50,000, 2,25,000 या फिर 2,50,000, ठीक है। वीडियो को स्टॉप कीजिए और ये आंसर लिखिए, और उसके बाद वापस वीडियो में आइए। मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि शेयर्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे उसने बताया ही नहीं कि शेयर्स को परचेज कब करा गया था, ठीक है। शेयर्स को जब परचेज करा गया था वो आपको जो है अमाउंट नहीं गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है मतलब कि परचेज का मतलब है यहाँ पे, सर आप कहेंगे सर यहाँ पे परचेज तो दे रखा है, मतलब कि शेयर्स को इन्वेस्टमेंट कब किया था, 1 अक्टूबर को। परचेज से मेरा मतलब है कि आपने जब परचेज किया तब क्या आपने आइडेंटिफाई किया था कि ये शेयर्स को कब तक होल्डिंग करना चाहते हो,
मतलब कि एज अ लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हो या फिर शॉर्ट टर्म। ठीक है, शेयर्स तो किसी भी तरीके से हो सकते हैं। अब शेयर्स की बात कर रहे हैं, देखिए गोल्ड सिल्वर जो है वो जनरली क्या होता है, गोल्ड एंड सिल्वर जो है जनरली जो है, आप बोले या ना बोले, जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, जनरली बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लेकिन शेयर्स जो है वो तो आपके जो है एज पर आपके जो परचेजर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एज अ लॉन्ग टर्म जो है, एज अ लॉन्ग टर्म है, ठीक है, या फिर करंट के हिसाब से जो है आप परचेज कर रहे हैं, मतलब कि तुरंत बेच देना चाहते हो या फिर लॉन्ग टर्म आप जो है ट्रीट करना चाहते हो। ये तो आपके जो है परचेजेस के ऊपर जो है आधार रखता है, लेकिन ये जनरली नहीं होता है। यहाँ पे कोई आप जनरली यहाँ पे नहीं देखोगे। ठीक है, यहाँ पे कोई जनरली आपको चीज़ नहीं देखने को मिलती। ओके, यहाँ पे तो जनरली जो गोल्ड है सिल्वर है वो जनरली लॉन्ग टर्म होते हैं, लेकिन शेयर्स में आप ये पता ही नहीं कर पाओगे कि ये लॉन्ग टर्म है या फिर करंट है। अगर क्वेश्चन ने बताया ही नहीं है तो हम दोनों प्रोविजन से लिख के आएंगे। याद रखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि ये करंट है। याद रखिए, मेरी बात समझिए कि यहाँ पे शेयर्स जो है लॉन्ग टर्म है, करंट है, उसने ये बताया ही नहीं है। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर को करी थी, 31 मार्च आ गया 2004। तो सर जी सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे ये टाइम देख लो ना, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म देख लो। लेकिन यहाँ पे ये टाइम कैसे देख सकते हैं, ये आपने थोड़ी ना सेल किया है। हाँ जी, ये कह सकते हैं कि 31 मार्च जो है आपका यहाँ पे ईयर एंड है और बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका सेल नहीं हो रहा है, ना ही आपको जो है ये कोई अमाउंट या फिर कोई साइन दे रखी है जिससे आप जो है ये समझ सके कि शेयर्स जो है वो लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म है। अगर कुछ भी नहीं बताया है तो दोनों प्रोविज़न लिख के आनी है, जैसे कि मैंने प्रीवियस में बताया था कि शेयर्स यहाँ पे लॉन्ग टर्म है या फिर करंट है, वो गिवन ही नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर वो कह रहा है कि ये लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म है तो फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं, वो प्रोविज़न लिख के आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है आपको ये बताया नहीं है, इसलिए मैं पहले आपको जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से हिसाब से जो है आंसर लिखूंगा, और आपको भी इसी तरीके से लिखना है। एज्यूम डेट जो शेयर्स है वो करंट इन्वेस्टमेंट है, और करंट इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से जो लोअर होता है वो आपको कंसिडर करना होता है। तो यहाँ पे दोनों में से जो लोअर है वो 2,50,000 है। दोनों में से जो लोअर है वो कितना है, 2,25,000। 2,25,000 आपका जो है दोनों में से लोअर है, तो उसे ही हम कंसिडर करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे कंसिडर करा गया कि मान लेते हैं कि ये जो अमाउंट है यहाँ पे जो आपकी शेयर्स है वो करंट इन्वेस्टमेंट है, और अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो आपको जो है लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू दोनों में से लोअर लेना है, और यहाँ पे जो लोअर है वो 2,25,000 है। और फिर दूसरी एजम्पशन डालनी है कि ये लॉन्ग टर्म है, और अगर ये लॉन्ग टर्म है तो आपको जो है कॉस्ट कंसिडर करना है 2,50,000 को। ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे लिखी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्डिंग करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म पीरियड करने के लिए होल्डिंग करना चाहते हो, तो सिंपली जो है आपको यहाँ पे कॉस्ट पे एट अ कॉस्ट जो है कंसिडर करना है। और अगर कोई लॉस हुआ है तो आपको सिंपली उस लॉस को जो है कहाँ पे डालना है, यहाँ पे उसकी प्रोविज़न बनानी है, प्रोविज़न ऑफ डिमिनिशन। ठीक है, तो प्रोविज़न बना देना अगर कोई लॉस हुआ है तो। आपको भी इसी तरीके से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और गोल्ड और सिल्वर की बात करूँ तो यहाँ पे उसे जनरली बताए या फिर ना बताए, जनरली हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे कि गोल्ड एंड सिल्वर के लिए यहाँ पे कौन सी असेट है, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, वो नहीं बताया है, तो जनरली लॉन्ग टर्म जो है माना जाता है, ये आप आंसर में ही लिखेंगे। ठीक है, ये एएस ने ही बताया है। ठीक है, एएस ने ही बताया है कि शेयर्स है तो शेयर्स के लिए आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, तो अगर क्वेश्चन में नहीं बताया है तो एएस ने कहा है कि दोनों प्रोविज़न लिख के आओ। लेकिन अगर गोल्ड है, अगर सिल्वर है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है, तो आपको ये लिखना है कि जनरली लॉन्ग टर्म माना जाता है, वो लॉन्ग टर्म माना जाता है, तो आपको सिंपली उसे कॉस्ट पे दिखाना होता है। ठीक है, तो इन दोनों की कॉस्ट क्या है वो मुझे बताइए। तो यहाँ पे गोल्ड की 4 लाख और सिल्वर की 2 लाख। यहाँ पे जो कॉस्ट है, यहाँ पे कॉस्ट जो है वो है गोल्ड की 4 लाख रुपीज़। ठीक है, गोल्ड की जो है 4 लाख रुपीज़ है, और सिल्वर की जो है 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे कहा गया। ठीक है जी, सिल्वर की जो है 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे आपको कहा गया। तो यहाँ पे कॉस्ट को कंसिडर करा जाता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रीट किया गया है। ठीक है,
गोल्ड एंड सिल्वर बेसिकली इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पे एजम्पशन ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर आर जनरली परचेज विथ इंटेंशन टू होल्ड लॉन्ग टर्म पीरियड। ये एस नहीं कहा है, मैंने बताया ना, एस नहीं कहा है कि अगर गोल्ड एंड सिल्वर की बात है तो आपको अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये शॉर्ट टर्म है ये लॉन्ग टर्म है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ने अगर कुछ भी नहीं कहा है तो आपको सिंपली गोल्ड एंड सिल्वर को यहाँ पे लिखना है कि जनरली जो है आपका लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए होल्डिंग होता है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही आप जो है ट्रीटमेंट करेंगे। मतलब कि इसकी जो यहाँ पे आप उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे एट अ कॉस्ट पे रिकॉर्डिंग करेंगे, और प्लस ये भी लिख के आएंगे कि अगर इसकी वजह से कोई लॉस हो रहा है तो आपको सिंपली उसे जो है लॉस को प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन ऑफ डिमिनिशन। ठीक है, यहाँ पे इतनी बात लिख के आनी है। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप समझिएगा कि अगर शेयर्स है और कुछ भी नहीं बताया तो लॉन्ग टर्म और करंट दोनों लिख के आने हैं प्रोविजन में। अगर गोल्ड है सिल्वर है ये दे रखा है तो आपको अगर क्वेश्चन में नहीं बताया है तो आपको जनरली एजम्पशन लेनी है कि वो लॉन्ग टर्म है। ठीक है, 2-3 बार 5 बार 10 बार रिपीट कर चुका हूँ, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि शेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है तो दोनों प्रोविजन लिख के आनी होगी। ठीक है, और गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है तो आपको जो है सिंपली उसे जो है किस तरीके से ट्रीट करना होगा, उसे ट्रीट करना होगा एज अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आइए। ये कन्वर्जन है, रिक्लासिफिकेशन। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक बताया जी। अब यहाँ पे देखिए कि ये कह रहा है कि करंट इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे आपको सबसे पहले कहा कि रिक्लासिफिकेशन आपको करना है एज पर AS 30। ठीक है, अब यहाँ पे कहा है कि करंट इन्वेस्टमेंट है आपके पास, कितने में परचेस करा था, 20 लाख में। अब उसे रिक्लासिफाइड कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में, मतलब कि करंट में से लॉन्ग टर्म में जाना है। तो आप मुझे बताइए करंट में से अगर लॉन्ग टर्म में जाना है तो क्या करेंगे, कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर। ठीक है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर, कहाँ चला गया वो हमारा प्रोविज़न। तो देखिए ये रहा, इसे जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 4 यहाँ पे आप जो है देख लीजिए। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि आप करंट में से लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं। मतलब कि ये सेकंड वाली जो प्रोविज़न है वो आपकी अप्लाई हो रही है। करंट में से इन्वेस्टमेंट जो है आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो, करंट में से आपका लॉन्ग टर्म में जा रहे हो, तो सिंपली कॉस्ट और फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो है लोअर लेना है। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि कॉस्ट कितनी है, तो परचेज 20 लाख, मतलब कि 20 लाख कॉस्ट है। और मुझे बताओ मार्केट वैल्यू कितनी है, तो इसने यहाँ पे मार्केट वैल्यू गिवन है, मार्केट वैल्यू जो है ऑन द बैलेंस शीट डेट 25 लाख। दोनों में से लोअर कौन सा है वो आपको कंसीडर करना है। दोनों में से लोअर जो है वो 20 लाख रुपीज़ है, तो 20 लाख रुपीज़ को जो है आप कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 20 लाख रुपीज़ आपका जो है आंसर। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन पे अनदर पोर्शन ऑफ करंट असेट का जो है यहाँ पे पोर्शन परचेज करा गया है, करंट असेट का पोर्शन परचेज करा गया है कितने में, 15 लाख में। इसके बाद कहा गया कि इसे रिक्लासिफाइड कर दिया लॉन्ग टर्म में, मतलब कि करंट से लॉन्ग टर्म में जाना है, मतलब कि सेकंड कॉस्ट और FR। ठीक है, FRV मतलब कि NRV विच एवर इज़ लोअर लेना है। ठीक है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर, क्योंकि करंट में से लॉन्ग टर्म में जाना है। करंट में से अगर लॉन्ग टर्म में जाना है तो मुझे बताओ कि कॉस्ट कितनी है और मार्केट वैल्यू कितनी है। कॉस्ट तो यहाँ पे आपको दे रखी है 15 लाख, और मार्केट वैल्यू भी दे रखी है, ये देख सकते हैं आप, मार्केट वैल्यू भी दे रखी है 6.5 लाख। तो विच एवर इज़ लोअर कौन सा है, लोअर है आपका यहाँ पे मार्केट वैल्यू। मेरी बात ध्यान से सुनना ज़रा, यहाँ पे ध्यान से सुनना कि आपकी जो है यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट में कितनी वैल्यू दिख रही है, 15 लाख। ठीक है, ये अकाउंट्स में आपकी जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है ये अमाउंट जो है 15 लाख दिख रही होगी, क्योंकि ये आपने परचेस करा है तो आपने परचेस कितने में करा, 15 लाख में। अब आप वैल्यू कितनी दिखाओगे, वैल्यू तो आप जो है लोअर दिखाओगे, मतलब कि 6 लाख रुपीज़ की वैल्यू दिखाओगे। मेरी बात समझ रहे हो,
6 लाख रुपीज़ की आपको जो है वैल्यू दिखानी पड़ेगी। अब 6 लाख रुपीज़ वैल्यू दिखाओगे तो ऑब्वियसली 6.5 लाख रुपीज़ दिखाओगे तो ऑब्वियसली आपके जो है अमाउंट कम हो गई, तो लॉस हुआ है कहीं ना कहीं, आप देख सकते हैं। मतलब कि 15 लाख की वैल्यू जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में थी वो आज कितनी हो गई, 6.5 लाख पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो लॉस हुआ है कहीं ना कहीं। दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है वो दोनों का डिफरेंस निकालो। तो 15 माइनस 6.5, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 8.5। 8.5 जो आपका लेग का नुकसान हुआ है, 8.5 लाख का नुकसान हुआ है, उसके लिए आप प्रोविज़न बनाओगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना कि यहाँ पे जो अमाउंट आप उसके या 8.5 लाख रुपीज़ के लिए प्रोविज़न बनाना पड़ेगा जो पीएनएल में डालोगे, ठीक है। तो सर हाँ जी बोलो। ऊपर के केस में तो आपने कोई प्रोविज़न नहीं बनाया। देखिए ऊपर के केस में प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप समझो 20 लाख और 25 लाख, 20 लाख और 25 लाख आपको यहाँ पे गिवन था, 20 लाख और 25 लाख गिवन था, और मैंने कहा कि विच एवर इज़ लोअर आपको कंसिडर करना है। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन सी चीज़ लिखी होगी जो परचेज़ करी होगी। परचेज़ कितने में करी, 20 लाख में। मतलब कि बुक्स ऑफ अकाउंट में 20 लाख रुपीज़ में आपने कहा कि परचेज़ करा था, वो अमाउंट है, ठीक है। अब मुझे बताना है यहाँ पे 20 लाख रुपीज़ आपके अकाउंट में थे, ठीक है। अकाउंट में कितने रिकॉर्डेड है, 20 लाख, 20 लाख रुपीज़ रिकॉर्डेड है। अब मुझे बताओ कि आपके एज पर प्रोविज़न जो है आप कितनी अमाउंट रिकॉर्ड करोगे। तो हमने कहा कि सर जो आपका कॉस्ट है और एनआरवी है विच एवर इज़ लोअर, तो लोअर आपका कौन सा है, लोअर है सर यहाँ पे 20 लाख। तो यहाँ पे आप जो है कॉस्ट भी कितने में रिकॉर्ड करोगे, 20 लाख पे सर। तो यहाँ पे क्या प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत है, आप खुद देखो। 20 लाख पे आपके अकाउंट में है, 20 लाख ही आप दिखाना चाहते हो, कोई प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। कोई प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोविज़न तब बनेगा जब सिर्फ और सिर्फ आपको जो है लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस हो रहा है तभी प्रोविज़न बनाएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो भी प्रोविज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो जब सेल होगा तब आपका जो है प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन लॉस को अभी रिकॉर्ड करना पड़ता है एज़ पर रूल, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस हुआ था इसलिए हमने तुरंत इसे रिकॉर्ड कर लिया, इसे पीएनएल में डाल दिया, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए कि 20 लाख रुपीज़ सबसे पहले यहाँ पे हमने कंसीडर किए फर्स्ट क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे दो चीज़ें थी, 15 लाख और 6.5 लाख। जो लोअर होगा उसे ही कंसीडर किया जाएगा, और लोअर जो है 6.5 था, तो बाकी का जो आपका नुकसान हुआ, लॉस हुआ, उसे आपको सिंपली पीएनएल में डाल देना है। क्लियर है, उसे सिंपली पीएनएल में डाल देना है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अब यहाँ पे कंसिडर नहीं की जाएगी और उसे हमने जो है सेल कर दिया, रिक्लासीफाई कर दिया करंट एसेट में, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट में चले गए। मतलब कि लॉन्ग टर्म में से करंट, मतलब कि फर्स्ट क्राइटेरिया जहाँ पे कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट दोनों में से लोअर होता है वो लेना है, दोनों में से लोअर होता है वो ले लिया। यहाँ पे कॉस्ट दे रखी है 18 लाख रुपीज़, और यहाँ पे कह रखा है कि जो आपकी अमाउंट, ये जो असेट है वो आपकी कैरिंग कितने में करती है, 12 लाख रुपीज़ में। तो दोनों में से लोअर कौन सा है, दोनों में से लोअर जो है वो आपका 12 लाख रुपीज़ है। तो 12 लाख को जो है कंसिडर करेंगे, 12 लाख को जो है कंसिडर करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 12 लाख को जो है यहाँ पे आप कंसिडर करेंगे, रिक्लासीफाई करंट एसेट में कंसिडर किए गए हैं, और आप जो है 12 लाख को कंसिडर करेंगे। अच्छा जी, इससे रिलेटेड और एक इलुस्ट्रेशन है, ऐसा ही आपको बाइफर्केशन करना है। क्वेश्चन है, ठीक है, आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे अच्छा मज़ा आएगा आपको जी। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आप अपने मॉड्यूल में ओपन के लिए, क्वेश्चन नंबर आपका 9, जल्दी से आइएगा जी। चलिए, एज 13 के हिसाब से आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि एज 13 के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिखाना है कि किस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो रूल है मैंने यहाँ पे डाल दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो कह रखा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इन द कंपनी जिसकी कॉस्ट जो है 8.5 लाख है, जिसे रिक्लासीफाई कर दिया एज अ करंट एसेट। मतलब कि लॉन्ग टर्म में से करंट में जा रहे हो, तो मतलब कि फर्स्ट प्रोविजन ये वाली कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट दोनों में से लोअर लेना है। अच्छा, इसकी कॉस्ट तो यहाँ पे 8.5 लाख है, अब कैरिंग अमाउंट कितनी है वही हमें जाननी है। तो यहाँ पे कहा कि कंपनी हैज़ रिड्यूस द वैल्यू दिस इन्वेस्टमेंट 6.5 लाख रुपीज़ से रिड्यूस कर दी गई
टू रिकॉग्नाइज अदर देन टेम्पररी डिक्लाइन हुआ है उस तरीके से। और फेयर वैल्यू आपको गिवन है, फेयर वैल्यू गिवन है 6.8 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे मजा आएगा। पहले तो जो है दो ही अमाउंट देता था, यहाँ पे तीन तीन अमाउंट दे रखी है। एक अमाउंट है 8.5 लाख जो आप कह रखा है कि कॉस्ट है, यहाँ पे 6.5 लाख दो आपको बताया है कि ये अमाउंट जो है हमारे कंपनी के हिसाब से कैरी करती है, और आपको जो है फेयर वैल्यू गिवन है 6.8 लाख। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सी अमाउंट लेना है, कौन सी अमाउंट में से लोअर लेना है। यहाँ पे तो कह रखा है कि कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट जो है उसमें से लोअर लेना है। तो यहाँ पे बताओ कि किसकी कंपैरिजन करोगे, 8.5 लाख और 6.8 की, या फिर 8.5 और 6.5 की। बहुत ही सिंपल है जी। फेयर वैल्यू हमें नहीं लेना है, फेयर वैल्यू नहीं लेना है, हमें कंपेयर करना है कैरिंग अमाउंट से, मतलब कि कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट हमारे जो अकाउंट में कैरिंग कर रही है वो अमाउंट। क्लियर है। तो आपका जो कैरिंग अमाउंट है यहाँ पे वो कितना है, कैरिंग अमाउंट है आपका यहाँ पे, कैरिंग अमाउंट है 6.5। तो लोअर कौन सा है, 8.5 और 6.5, 6.5 को जो है कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आया, आंसर आया 6.5। क्लियर है, 6.5 इज़ योर आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा रखा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी की है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंपनी की है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितने की है, 7 लाख रुपीज़ कॉस्ट की है। उसे रिक्लासीफाई कर दिया है एज अ करंट एसेट, एज अ करंट एसेट रिक्लासीफाई कर दिया गया है, जिसकी फेयर वैल्यू आपको गिवन है 8 लाख रुपीज़, और बुक में जो वैल्यू है वो 7 लाख रुपीज़ है। ठीक है। अब मुझे बताइए कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म में से करंट में जा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में से अगर करंट में जाते हो तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट दोनों में से लोअर लेना है। ठीक है। तो कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट यहाँ पे आपको दे रखी है 7 लाख रुपीज़। कैरिंग अमाउंट कितनी है, फेयर वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ, फेयर वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ, कैरिंग अमाउंट बोल रहा हूँ। कैरिंग अमाउंट है आपकी 7 लाख रुपीज़। ठीक है। तो 7 लाख रुपीज़ यहाँ पे कॉस्ट है, 7 लाख रुपीज़ जो है आपकी बुक वैल्यू है। तो यहाँ पे तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 7 लाख रुपीज़ ही आपको जो है अमाउंट लेनी है। ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर सेम है, तो यहाँ पे दोनों ही कंसिडर हो जाएंगे। मतलब कि 7 लाख रुपीज़ है तो आपकी जो ये असेट की वैल्यू है वो 7 लाख रुपीज़ पे ही कंसिडर की जाएगी। ठीक है। आप अपने सॉल्यूशन में देख सकते हैं, यही सॉल्यूशन दिया होगा। ओके। इसके बाद यहाँ पे देखिए, करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दे रखा है कि कंपनी की करंट इन्वेस्टमेंट है, और उसे जो है हमने कॉस्ट ₹10, जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसकी कॉस्ट है ₹10 लाख रुपीज़, और उसे रिक्लासीफाई किया किस में, लॉन्ग टर्म में। मतलब कि करंट में से लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, करंट में से लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, मतलब कि ये वाली कंडीशन करंट में से अगर लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो, बैकग्राउंड थोड़ा सा नॉइस है लेकिन समझ लीजिएगा, अगर करंट में से लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू, कॉस्ट और एनआरवी, ठीक है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू या फिर एनआरवी, विच एवर इज़ लोअर, आपको लोअर लेना है। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट आपने कहा कि 10 लाख रुपीज़ है। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे आपकी फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू भी गिवन है, मार्केट वैल्यू है 12 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे विच एवर इज़ लोअर लेना है, मतलब कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज़ लोअर, लोअर कौन सा है, 10 लाख। तो आपको जो है 10 लाख को कंसिडर करना है। क्लियर है, 10 लाख को कंसिडर करना है। आपका यहाँ पे आंसर ख़त्म, आपका आंसर ख़त्म। ओके। क्वेश्चन भी सारे कंप्लीट करवा दिए और कॉन्सेप्ट भी। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे ए स्टार्ट करते हैं, ए 16 कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। ओके बाय।